स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो या नेशनल लेवल की, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2:30 यानी कि 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण एक्यूट कोण का मान कितना होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अगर घड़ी की सुइयों की बात हो रही है तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक घड़ी बना लीजिए, या ये बीच में जो गोला है इसको भी घड़ी आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर में टॉप में 12 होता है, नीचे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2:30 यानी कि 2:30 बजे, तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है, कुछ इस तरीके से। अब अगर 2:30 बज रहा है तो 2:30 बजे के करीब में जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, वो घंटे वाली सुई कुछ यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ 6 के पास होगी। अब इनके बीच का न्यून कोण अगर देखना है तो ये वाला जो है ये न्यून कोण होता है, और बाह्य कोण अगर देखना है तो ये वाला कोण बाह्य कोण होता है। तो न्यून कोण का मान हमें ये पता करना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब हम समझते हैं कि घड़ी जो है टोटल अगर एक सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, इसमें एक चक्कर अगर पूरा लगा लेती है तो टोटल 360 डिग्री घूमती है, और इसमें 12 खाने में इसको डिवाइड किया गया रहता है, मतलब 5-5 मिनट के 12 खाने रहते हैं, और एक खाने का मान जो रहता है कोण में वो रहता है 30 डिग्री के बराबर। तो अगर इन दोनों के बीच में बात करें तो सबसे पहले 3 जो यहाँ पे होता है, 3 और 6 के बीच में देखेंगे तो ये तो सीधा सीधी 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ से 2 से और 3 के बीच में हमें जो एंगल है वो पता करना है। तो ये 5 मिनट का जो अंतर है, 2 से 3 के बीच में जो 5 मिनट का अंतर है, ये टोटल यहाँ का मान होगा 30 डिग्री, और घड़ी की हमारी घंटे वाली सुई इसके बीचों बीच में है, तो 15 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 90 प्लस 15 डिग्री अगर हम जोड़ दें साथ में तो 105 डिग्री होगा। इनके बीच का जो न्यून कोण होगा उसका मान होगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये कुल विद्यार्थियों की संख्या 23 है, ये लाइन जो है वो 23 लोगों को व्यक्त कर रही है। अब ये कह रहा है कि राम और श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां है, तो मान लीजिए कि इधर से हम गिनना चालू करेंगे तो 13वें नंबर पर और 14वें नंबर पर राम और श्याम यहाँ पे उपस्थित हैं। अब ये कह रहा है कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए अगर ये 13वां और 14वां राम और श्याम है तो टोटल 14 लोग इसके इस साइड आ गए, और इधर जो है वो 23 में से बचे हुए लोग होंगे। तो अगर 23 में से हम 14 माइनस कर देते हैं तो टोटल 9 लोग बचते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो है बचे हुए 9 लोग हैं। अब अगर हम इधर से गिनना चालू करें, इस साइड से राइट साइड से गिनना चालू करें, तो ये पहले नंबर पे यहाँ पे आएगा 9 के बाद पहले नंबर पे आएगा श्याम और दूसरे नंबर पे आएगा राम। ठीक है, तो ये पहला जो है 9 के बाद पहला मतलब 10वां और 11वां। तो अगर पीछे से इनकी गिनती चालू की जाए तो 10वां और 11वां नंबर आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, गोपाल का मुख किस दिशा में था। तो देखिए दिशा से संबंधित जो भी सवाल होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम दिशा का एक आरेख बना लेते हैं, और वो कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर में होता है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होता है साउथ। इधर दाहिने साइड होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट मतलब पूरब। अब यहाँ सेंटर से कोई भी चीज़ हम इंडिकेट करना चालू करेंगे, शुरुआत सेंटर से करेंगे, बीच से एकदम। तो देखिए एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा हम लोगों को। पोल की छाया ठीक उसके दाईं ओर थी, मतलब मान लीजिए कि पोल यहाँ बीचों बीच है कहीं। ठीक है, यहाँ सेंटर पे एक पोल है खड़ा, और गोपाल इसकी तरफ मुख करके खड़ा है, और ये समय है सुबह का। तो सुबह का समय मतलब सूर्य इधर से उस समय उदय हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब पोल की छाया जो है वो इस तरफ जा रही है। सीधी से समझिए कि पोल की छाया इस तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब गोपाल ऐसा मुख करके खड़ा है कि छाया, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर खड़ी है, तो इसका मतलब जो है
ये गोपाल का मुख कुछ इधर की तरफ अगर होगा तो इसका दाहिना, गोपाल का दाहिना ये होगा और छाया भी इधर ही है। अब ये पूछ रहा है कि गोपाल का मुख किस दिशा में था उस वक्त, तो गोपाल का मुख इस दिशा में था, मतलब ये कौन सा दिशा है, ये साउथ है, ठीक है, दक्षिण। तो दक्षिण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, अंतिम से इनका क्रमांक क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। उनका दाहिनी तरफ से देखेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, तो इस साइड से उनका क्रमांक 10वां और 11वां आया था, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है ए सी का संबंध अगर एफ जी एच से हो रहा है तो एल एन पी का संबंध किससे होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और इनका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो दिया हुआ संबंध है या क्रम है, इनका आपस में संबंध या क्रम हमें पता करना रहता है कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें ए सी ई की, तो ए आता है पहले नंबर पे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो ये पहले नंबर पे आता है, सी आता है तीसरे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। तो 1, 3, 5 नंबर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका संबंध हो रहा है। एफ आता है हमारा कितने नंबर पे, 6वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पे और एच 8वें नंबर पे, ठीक है। तो ये 6ठा, 7वां और 8वां, 1, 3, 5 का संबंध 6, 7, 8 से हो पा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एल एन पी, तो एल कितने नंबर पे आता है, एल का अगर हम पता लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एल आता है 12वें नंबर पे, ठीक है, एन आता है 14वें नंबर पे और पी आता है 16वें नंबर पे। मतलब इसको थोड़ा सा मिटा के हम लोग समझ लेते हैं एल एन पी का कैसे यहाँ पे संबंध स्थापित हो पा रहा। तो देखेंगे कि एल हमारा आता है 10वें, 12वें और 14वें नंबर पे। एल एन पी जो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि 12वें, 14वें और 16वें आ रहा है ना, ये 12वें, 14वें और 16वें। तो एल हमारा आ रहा है 12वें नंबर पे, एन आ रहा है 14वें नंबर पे और पी आ रहा है 16वें नंबर पे। तो इनका संबंध हम अगला जो पता करना है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसके बाद जस्ट जो आने वाला है, मतलब 17, 18 और 19, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स जो है इसके बाद यहाँ पे मैच होंगे। जैसे कि ए सी एफ जी एच से मिला था, वैसे ही एल एन पी जो मिलेगा वो 17वें, 18वें और 19वें नंबर के उससे मिलेगा। तो 17वें नंबर पे आता है क्यू, 18वें नंबर पे आता है आर और 19वें नंबर पे आता है एस। तो ऑप्शन ए क्यू आर एस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीता सीता से लंबी है पर राधा से छोटी नहीं है। राधा और रानी की लंबाई समान है, गीता पारू से छोटी है, सभी लड़कियों में सबसे लंबी लड़की कौन है। तो जब भी इस तरह की लंबाई कैलकुलेशन का सवाल आए तो आप सबसे पहले एक ऐसे छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कौन किससे लंबा है, वो बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। गीता जो है वो सीता से लंबी है, मतलब यहाँ पे कोई सीता है मान लीजिए और यहाँ पे कोई गीता है, ठीक है। तो गीता जो है वो सीता से लंबी है, तो ये लाइन हमें समझ में आ गया कि गीता सीता से लंबी है पर राधा से छोटी नहीं है। अब यहाँ पे कोई राधा नाम की लड़की है, उससे भी छोटी नहीं है, मतलब राधा से ये बड़ी है, ठीक है। गीता जो है राधा से बड़ी है, यहाँ पे आर लिख लीजिए, आर से राधा हो जाएगा। राधा और रानी की लंबाई समान है, यहाँ पे रानी भी कोई है, इन दोनों की लंबाई समान है, मतलब राधा और रानी समान लंबाई की है। गीता पारू से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे पारू कोई है जिससे गीता छोटी है। अभी यहाँ पे सबसे लंबी गीता दिख रही थी, ये पारू से छोटी है, मतलब पारू यहाँ पे अभी तक सबसे लंबी अब हो गई, ठीक है। पी से पारू मान लीजिए, यहाँ पे पारू सबसे लंबी हो गई क्योंकि गीता सबसे लंबी थी, उससे बड़ी पारू निकल गई यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि सभी लड़कियों में सबसे लंबी लड़की कौन सी है। तो सीधी सी बात है, पारू जो है यहाँ पे सबसे लंबी दिख रही है अभी इस वक्त, सबसे अधिक लंबाई की कौन सी हो गई, पारू हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पारू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्जी का संबंध अगर सूट से हो रहा है तो यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा पेयर भरा जाएगा जो कि नीचे दिए गए हैं। 4 पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि दर्जी का संबंध जिस प्रकार से सूट से हो पा रहा है उसी प्रकार से इन चारों में से कोई एक पेयर ऐसा होगा, कोई एक जोड़ा ऐसा होगा जो यहाँ पे सबसे सही बैठेगा। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले दर्जी सूट का निर्माण करता है, मतलब दर्जी सूट को बनाता है, दर्जी सूट को तैयार करता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, योजना का एजेंट, योजना मतलब स्कीम, एजेंट मतलब एजेंट, आप समझ ही रहे होंगे।
संपादन का पांडुलिपि, संशोधन का लेखक और उल्लेख का राय। तो देखिए योजना जो है एजेंट योजना के बारे में बताता है आपको, कोई भी स्कीम के बारे में एजेंट बताता है, उसका निर्माण नहीं करता। संपादन जो है वो पांडुलिपि में की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ दिख रहे हैं। संपादन जो है वो किसी भी लिपि में की जाती है, किसी भी लिपि में, मतलब संपादन में पांडुलिपि मतलब पांडुलिपि में संपादन की जा सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपादन का पांडुलिपि से सही संबंध यहाँ पे बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे चार कुछ विकल्प दिए गए हैं आपके पास, इसमें यह देखना है कि बाकियों से एक ऐसा कोई है जो बाकी तीन से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले दिया है चित्र, दूसरे पे पेंटिंग है, तीसरे पे स्केच है और चौथे पे पेंट है। तो देखिए चित्र, पेंटिंग और स्केच लगभग मिलता जुलता चीज़ है। चित्र मतलब किसी का चित्र बनाना, पेंटिंग में भी हम किसी का चित्र बना सकते हैं और स्केच में भी किसी का चित्र बना सकते हैं, लेकिन पेंट जो है एक पदार्थ है और इसके द्वारा इन सब चीज़ों को बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे अलग पाया गया, ठीक है, ये बाकियों से भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लगभग एक जैसे होंगे, बाकी एक ऐसा होगा इसमें जो बाकी तीनों से भिन्न होगा। अब इनको देख के हमें समझना है कि कौन सा इसमें भिन्न है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। पहला एम, दूसरा एस है, तीसरा यू है और चौथा डी है। तो इसमें देखने में हमें समझ में आ रहा है, अगर नंबरिंग से भी देखेंगे हम तो बहुत आगे पीछे है। एम 14वें नंबर पे है, एस 19वें नंबर पे, डी चौथे नंबर पे है, कुछ इस तरीके से। तो कोई नंबरिंग से इसमें मैच नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज़ इसमें समझ में आ रहा है, इसमें बाकी एम, एस और डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और यू एक वॉवेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवल की अगर उस मद्देनज़र देखें हम, तो ये यू जो है इसमें बाकी सबसे अलग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू। अगला क्वेश्चन है, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है, इसे 64 बराबर आकार वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक फलक पेंट किए हुए होंगे। देखिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आते हैं ना, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता, लास्ट में आपका आंसर उसका गलत हो जाता है। इसको समझने के लिए आपके दिमाग में एक छोटा सा घन का चित्र पहले अंकित हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने घन बना लिया। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसके जितने भी फलक हैं, ठीक है, मतलब इसके पहले बड़े वाले घन की बात करें, इसको चारों तरफ से ये पेंट कर दिया गया, लाल रंग से पेंट कर दिया गया। पेंट करने के बाद क्या है कि इसको 64 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो अगर इसको 64 छोटे छोटे घनों में हमें काटना है, तो उसको काटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें चार चार हिस्सों में इसको काटना होगा चारों तरफ से। मतलब कुछ ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार हिस्सों में इसको हमें काटना होगा। अब चार चार हिस्सों में जब काटेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसके किनारे के जो हिस्से हैं, ठीक है, ये दो दो हिस्से रंग जाएंगे इसके। मतलब जो छोटे वाले घन कटेंगे उसके कोने वाले जितने भी घन कटेंगे उनके दो हिस्सों में रंग पुत जाएगा, लेकिन बीच के जो चार फलक होंगे, मतलब चार घन होंगे, उनका केवल एक ही हिस्सा रंग पाएगा। और ऐसे इसके एक घन के 6 फलक होते हैं। ऐसे 6 फलक से चार चार घन अगर हम निकालेंगे तो 6 चौके 24, टोटल 24 छोटे वाले घन ऐसे होंगे जिनका केवल एक ही फलक पेंट किया हुआ पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, तो आप इसको कॉपी पे एक डायग्राम बनाएंगे घन का, उसको 64 हिस्सों में काटने की एक आप इमेजिन करिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक फलक पे 4 ही ऐसे छोटे घन होंगे जिनका एक फलक रंगा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर का संबंध अगर अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर क्या करता है, अस्पताल में नौकरी करता है, अस्पताल में काम करता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक हमारा स्कूल या कॉलेज में काम कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, कार्यालय, स्कूल, घर या फील्ड। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्कूल। आई होप कि ये समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी था ये।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग का संबंध अगर पैथोलॉजी से है तो ग्रह का संबंध किससे होगा। मतलब रोगों की जो जांच होती है वो कहाँ पे होती है, पैथोलॉजी में होती है। तो ग्रहों की जो जांच होती है, स्टडी होती है, वो कहाँ पे होती है, वो होती है खगोल विज्ञान में। ठीक है, खगोल विज्ञान में ग्रहों की जांच होती है या इसकी स्टडी होती है। उसी प्रकार रोगों की जांच या स्टडी पैथोलॉजी में होती है। तो ऑप्शन सी खगोल विज्ञान यहाँ पे सबसे सही फिट बैठेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस में दिया गया है VWI, QRT, LMO और JKL। अब ऐसे शब्द को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जितने भी नंबर्स हैं वो हमें याद रखने होंगे या तो फिर नोट डाउन करके रखने होंगे एग्जाम्स में। अब इनको देखने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है। इनमें जिसमें संबंध सेम रहेगा वो तो ठीक है, जिनमें थोड़ा सा अलग होगा बाकियों से वो यहाँ पे सबसे भिन्न कहा जाएगा और वही ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका। तो VWI को अगर देखते हैं तो V आता है कितने नंबर पे, V आता है 22वें नंबर पे, W आता है 23वें नंबर पे और Y आता है 25वें नंबर पे। वैसे ही अगर QRT की बात करें तो Q आता है 17वें नंबर पे, R आता है 18वें नंबर पे और T आता है 20वें नंबर पे। मतलब ये सेम पैटर्न चल के और बीच में लास्ट वाले में 2 का गैप है, पहले वाले में 0 और दूसरे वाले में 1 का गैप है। ठीक है, अब अगला देखेंगे LMO। तो L कितने नंबर पे आता है, L आता है 12वें नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे और O आता है 15वें नंबर पे। ठीक है, 0+1 का गैप इसमें भी हो गया। लास्ट वाला है JKL, ये सीधा सीधा हो गया, मतलब J और K और L के बीच में कोई गैप नहीं है, जबकि यहाँ पे WI, RT और MO के बीच में 1 का +1 का गैप है। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा, JKL, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का संबंध निकट दृष्टि से है तो दांत का संबंध किससे होना चाहिए। देखिए, निकट दृष्टि जो है एक दोष होता है, आँखों का एक दोष होता है जिसमें आँखों के दिखाई देने से संबंधित एक रोग होता है। तो नेत्र का एक रोग है निकट दृष्टि, तो दांत का एक रोग यहाँ पे हमें देखना होगा। ऑप्शंस में दिया है पायरिया, मोतियाबिंद, ट्रैकोमा या एक्जिमा। तो इनमें सभी में देखेंगे तो ऑप्शन ए पायरिया एक दांत का रोग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे सुटेबल यहाँ पे यही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, बाकियों से भिन्न है। कौन सा एक ऐसा है, ऑप्शन से 17, 19, 23 या 27। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 27 9 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।